मंथली टारगेट सेट हो गया सबका? हाँ, अभी हम लोगों का मंथ जून चल रहा है। कितने लोगों ने जून का टारगेट सेट नहीं करा है? आप थोड़ा ना उठाओगे, है ना? जून का टारगेट जरूर सेट कर लीजिए। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा जून से कब जुलाई हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, एंड सडनली जैसे ही नवंबर दिसंबर आया तो आपके अटेम्प्ट का टाइम आ जाएगा। अटेम्प्ट देना है ना मार्च नेक्स्ट वाला, देना है ना? तो इसलिए मंथली टारगेट बहुत ज़रूरी है कि आपके किस सब्जेक्ट में, और हर सब्जेक्ट का होना चाहिए। जीएस के सारे सब्जेक्ट्स का, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का, इस मंथ में आप कहाँ तक पहुँचेंगे। मंथली टारगेट हमेशा ज़्यादा सेट करिए, बड़ा सेट करिए। अगर आप छोटा सेट करेंगे, उसको अचीव कर लेंगे, बहुत खुश होंगे, ठीक है? ज़्यादा सेट करिए, हो सकता है आप उसको पूरा ना अचीव कर पाएँ, 80% 90% अचीव कर लें, कोई बात नहीं। जो 1-2 चैप्टर्स रह गए हैं जून के एंड तक नहीं हो पाए, वो जुलाई में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हमेशा ज़्यादा टारगेट अचीव करिए, सेट करिए, और फिर उसको ब्रेक करिए। जब मैं कहा था मंथली को ब्रेक करिए वीकली में। अगर आपने किसी सब्जेक्ट के मेडिवल हिस्ट्री के 4 चैप्टर सोचे इस मंथ में, तो यानी हर वीक 1 चैप्टर आपको करना है, ठीक है? एंड हर वीक 1 करना है, यानी किसी 2 दिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो यानी आपके जो मैंने बताया था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके 2 दिन में आपको वो चीज़ डालनी पड़ेगी। ये पूरा प्लानिंग करने में 2 या 3 घंटे लगेंगे हर महीने के शुरू में लगेंगे ना। हर सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। अच्छा, इस सब्जेक्ट में मैंने पॉलिटी में मैंने चैप्टर नंबर 8 तक कर लिया है, अब नेक्स्ट मंथ मुझे जुलाई में 8 से 10 तक पहुंचना है या 12 तक पहुंचना है। तो ये प्लानिंग हमेशा आपकी पूरी मंथ की हो जानी चाहिए, ठीक है? तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कंक्लूजन्स से, ऐसे के कंक्लूजन्स, राइट? लिख कर लाए होंगे आप लोग, ठीक है ना? तो पहले उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन हम लोग अपना जीएस पेपर 4 यानी स्टैटिस्टिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसको स्टार्ट करेंगे आज। स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन पार्ट लेंगे। डेफिनेशन पार्ट के बाद हम इसका इवोल्यूशन लेंगे। इवोल्यूशन के बाद स्कोप, ठीक? स्कोप के बाद टाइप्स, 4 टाइप होते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम लोग बायोएथिक्स पे डिस्कशन करेंगे, ठीक? तो ऐसे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाफ एन आवर हम लोग ऐसे को देंगे। एंड मैंने आप लोगों को कहा था कि एक ऐसे एग्ज़ाम कंडीशन में, अगेन एग्ज़ाम कंडीशन जैसे मैं हर बार बताता हूँ, 90 मिनट्स, 60 फॉर राइटिंग, 25 फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड 5 फॉर चूजिंग द टॉपिक। कितने लोगों ने इसको फॉलो करते हुए इस बार ऐसे लिखा है? ओके, गुड, ठीक है। कितने लोग इसको फॉलो कर पाए प्रॉपर? 50 से 60 मिनट्स लिखा हो, 20 से 25 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करी हो, और 3 से 5 मिनट में चूज़ कर लिया हो। कितने लोग ये फॉलो कर पाए? राइटिंग एक्सीड कर रहा है, बट वर्ड्स सेम आ रहे हैं। वर्ड्स आ गए। 90 मिनट्स 1100 वर्ड्स। कितना एक्सीड करा? 12 मिनट्स, ठीक है। उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो वो 60 का 65 तक ले आएंगे हम लोग, ठीक? और बताओ कोई इसको फॉलो करने में किसको प्रॉब्लम हुई? कहाँ प्रॉब्लम हुई? चूजिंग में टाइम लगा था। 5 का कितना हो गया था? 10 मिनट। कोई बात नहीं, तो फिर वो टाइम कहाँ से काटा? ब्रेनस्टॉर्मिंग में से, राइटिंग में से काटो। तो हाँ, इस बार कितने हुए? बट अभी गैप है ना, 1100 तक तो पहुँचनी है। मतलब 1100 का मतलब चलो आप 1030 1050 पहुँच जाओ तो भी ठीक है, बट उससे कम का मतलब आप कम लिख रहे हो, तो एग्जामिनर को लगेगा आपने उस टॉपिक को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं करा।
ठीक, और बताए कोई? राइटिंग टाइम एक्सीड राइटिंग टाइम कितना एक्सीड करा था? 15 मिनट 75 हो गया था, उसको भी कम करना है थोड़ा सा, है ना। 5 मिनट्स एक्सीड करता है तो वो ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस में हमें ले आना है उस चीज़ को। बाकी ठीक था। और किसी का ज़्यादा था? ओके, एंड राइटिंग टाइम कम कर लिया था, लेकिन कितना वर्ड्स लिख पाए? तो देखो तुमने ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा लेने के बाद भी कम वर्ड्स लिखे, है ना, तो थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग जल्दी करनी होगी थोड़ा। जैसा मैंने कहा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में सोचना नहीं है ज़्यादा, जो आइडिया आ रहा है लिखिए, एंड आपको पता है किस तरह से करना है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कल्चरल पर्सपेक्टिव, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो वो करके लिखते जाइए उसको, आप किस तरह से उस टॉपिक को सोच सकते हैं जिससे आपके पास मटेरियल बहुत हो। और कोई? 10 मिनट्स राइटिंग में एक्स्ट्रा लगे, ठीक है। वर्ड्स कितने हुए? पूरे हो गए थे 1000 के ऊपर, ठीक है। चलिए, कौन से टॉपिक्स लिए? पेपर है किसी के पास? वाला है किसी के पास? ये तो 2015 का है ना। ओके, तो मैंने कहा था सेक्शन बी इस बार, कल्चर इज़ व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी हैव। जो हम हैं, वो संस्कार जो हमारे पास हैं, वो सभ्यता। ये कितनों ने लिखा है? 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा था, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। आसान टॉपिक है, इस टाइप का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कितनों ने लिखा है ये? 1 2 लोगों ने, ठीक है। पैट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। ये ट्रिकी टॉपिक है। कितनों ने लिखा ये? इसको जस्टिफाई करना मुश्किल है, इसके ऊपर लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। जो फिलॉसफी बैकग्राउंड वाला होंगे वो लोग उस पर आसानी से लिख लेंगे, यानी नहीं लिखा आपने। लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, ये लास्ट टाइम डिस्कस भी करा था हमने। टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर इंटरनेशनल रिलेशंस, कितने लोगों ने लिखा है? ये पहले टाइम लिखा था, आप दोनों ने इस बार लिखा है ये वाला, ठीक है। आपने इस बार कौन सा लिखा? ठीक है। एंड बाकी सेक्शन ए से किसी ने इस बार लिखा हो? कौन सा लिखा आपने? हाँ ठीक, वही वाला, जहाज और पानी वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाथ रेज हुए थे इस टॉपिक पे, तो पहले इस टॉपिक को देखते हैं। कल्चर इज़ व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी हैव। दो बार पढ़ेंगे इसे। कल्चर इज व्हाट वी आर, ठीक। सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। ओके, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में। हिंदी में क्या हुआ ये? 2 बार। जो हम हैं वो संस्कार, जो हम हैं, जो हम हैं, हम क्या है इसमें? नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तब हम एक पर्सन भी हो सकता है, हम एक सभ्यता भी हो सकती है, हम एक देश भी हो सकता है। तो वो उस देश के संस्कार, उस देश के एक सोसाइटी भी हो सकता है, एक गांव भी हो सकता है ना। नारी जीवन भी हो सकता है, हम नारी के संस्कार से उसको जोड़ सकते हैं। जो हम हैं वो संस्कार, यानी हर चीज़ के बारे में हम ये दिखाएंगे कि वो संस्कारों की वजह से ही है। हमारा अस्तित्व हमारे संस्कार से जुड़ा हुआ है। जो हमारे पास है वो सभ्यता, ठीक है। जो हमारे पास है वो सभ्यता, सिविलाइजेशन। टॉपिक क्लियर है? अब इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए इसको हम जब तोड़ेंगे, कौन से हमारे मेजर चीज़ हैं जिन पर हमें ध्यान देना है?
कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो जिसको कल्चर और सिविलाइजेशन का फ़र्क पता होगा, ये बेसिकली ऐसे कल्चर और सिविलाइजेशन पे है, संस्कार और सभ्यता पे। तो अगर आप संस्कार और सभ्यता का फ़र्क पता कर पा रहे हैं तो आप इसको हैंडल कर लेंगे इस ऐसे को। तो इन दो चीज़ों के ऊपर हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और ये चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। व्हाट वी आर, यहाँ पे भी वी, यानी इन दोनों पार्ट्स में कॉमन थ्रेड जो है वो वी है। वी कुछ भी हो सकता है, वी एक इंसान भी हो सकता है, वी एक सिविलाइजेशन हो सकती है, एक राष्ट्र हो सकता है, एक गांव हो सकता है, एक औद्योगिक संस्थान हो सकता है, तो भी कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो जिन लोगों ने ये ऐसे लिखा उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रखी होगी, जिन्होंने नहीं लिखा ये ऐसे वो अभी करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग 5 मिनट्स में, ज़्यादा नहीं 5 मिनट्स, जिससे सब लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए एंड देन इसके कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। बताओ फिर भी पॉइंट बताओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के पॉइंट जल्दी से। संस्कार में व्यवहार, ठीक है, हाँ ठीक है, और तो हर धर्म के अपने संस्कार हो गए, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। और परिवार के संस्कार, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धर्म की नहीं होती हैं लेकिन परिवार सिखाता है, वो धर्म से जुड़ी नहीं होती हैं, पर हर परिवार में आपको अलग मिलेंगी, अलग अलग जगह जाओगे आपको अलग मिलेंगी, ठीक है ना। वो भी संस्कार हो गए, वो उस परिवार के संस्कार हो गए, या हम कहते हैं उस जगह के संस्कार भी होते हैं, ठीक है ना। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग संस्कार होंगे, वहाँ के परिवारों के, राजस्थान के अलग संस्कार होंगे, ठीक। और बताओ, ये सब संस्कार का पार्ट है, वैल्यूज़ जो हम कहते हैं, ठीक। आप बताओ, जैसे जैसे कि सर समाज जैसे सर हमको बहुत सीखने को मिलता है, जैसे कि अच्छे का ज्ञान होता है, किस तरह के लोगों को कम्युनिटी के साथ में रहना चाहिए, तो वो सब हमको सीखने को मिल रहा है ना। व्हाट वी आर वो हमको बना रहा है, ठीक है। सर उसी प्रकार समाज के प्रति हमारे लिए कुछ करता है, जैसे कि सर जैसे कि लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, तो कर्तव्य कहाँ आ गया इसमें? सभ्यता से जोड़ो उसको, है ना। कर्तव्य तो फिर एक अलग, ऐसे एक अलग टॉपिक हो जाएगा अगर हम लोग कर्तव्य की तरफ चले गए तो। अभी आएगा जिन लोगों ने लिखा है। और बताओ, आप बताओ। कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, उसका अर्थ तब समझ में आएगा। पहले मुझे बताओ कि सिविलाइजेशन का कल्चर होता है या कल्चर का सिविलाइजेशन होता है? तो अर्थ समझ में आ गया। इसका मतलब ये एक बड़ा डोमेन है, ठीक है ना। जब हम किसी भी सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसका एक हिस्सा कल्चर भी होता है, एक हिस्सा साइंस, ट्रेड, ये सब चीज़ें होती हैं, कल्चर भी हम उसमें पढ़ते हैं। कल्चर में मतलब जो आपने बताया वे ऑफ लाइफ, उससे वो सिविलाइजेशन डिफाइंड होती है, आइडेंटिफाइड होती है, ठीक है। और बताएं, और कौन बताएगा जिसने ब्रेनस्टॉर्मिंग और करी हो अभी? बताओ। एक संस्कार वाला हो गया है ना। संस्कार तो अभी उन्होंने भी बताया, उन्होंने बताया। अब उसको सभ्यता से जोड़ो। कौन जोड़ पाया, कौन इस पे अटेम्प्ट करेगा, बताओ।
नहीं, सिर्फ प्रोग्राम नहीं, हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन को लेके, जो हमारा तरीका है एजुकेशन को देने का, वो सब हमारी सभ्यता का के बारे में बताता है। अगर आप एजुकेशन का ही पार्ट लेते हो तो एजुकेशन एक आदमी का कल्चर डिफाइन करता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको चीज़ों की समझ देता है, नॉलेज देता है, आपको तरीका बताता है। लेकिन जब हम उसको पूरी सिविलाइजेशन पे ले जाएं तो हमें उसके तमाम एस्पेक्ट्स देखने होंगे कि कल सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी हैव, यानी हमारी पूरी एजुकेशन का ढर्रा क्या है। हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, अगर हम पूरा एजुकेशन का एग्जाम्पल ले लो तो पहले जो एजुकेशन का तरीका था क्या वो अभी भी सेम है? एक सिविलाइजेशन थी जहाँ पे गुरुकुल पद्धति थी, तो गुरुकुल में पढ़ाने का तरीका अलग था, छात्र वहीं रहते थे, साथ में रह के एजुकेशन गए। एजुकेशन तब भी वही थी, कल्चर का पार्ट था, लेकिन इन अ सिविलाइजेशन वो एक अलग तरीके से उसको देखा जाता था। अब हमारी सिविलाइजेशन में, आज की सिविलाइजेशन की जब बात करें, अभी जो मैं इनको बता रहा था कि आज से 500 साल बाद जब हमारी सिविलाइजेशन के बारे में देखा जाएगा, जैसे अभी हम इंडस वैली के बारे में देखते हैं, नष्ट हो गई इंडस वैली, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। आज से 2000 साल बाद जब आज की सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ोगे तो उसमें एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे, जैसे आप इंडस वैली में पढ़ते हो उनका आर्ट था, उनका कल्चर था, तो आज की सभ्यता में जब आप एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? आपको बताया जाएगा हाँ उस समय जो है इंस्टीट्यूट्स बनते थे, टेक्नोलॉजी अलग पढ़ाई जाती थी, आर्ट्स अलग पढ़ाई जाती थी, कॉलेजेस होते थे, सरकार की योजनाएं चलती थी, ऐसे पढ़ाया जाएगा ना आज से 1000 साल बाद। एंड स्टूडेंट्स को डिग्रीज मिलती थी, है ना। हो सकता है वो डिग्री का कंसेप्ट आज से 1000 साल बाद ख़त्म हो जाए। तो जब आज की सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे हाँ एक डिग्री करके कुछ मिलता था उस समय, जिसके पास ज़्यादा डिग्री हो जाती थी उसको ज़्यादा कंसिडर करा जाता था, है ना। तो 1000 साल बाद जब हमारी सभ्यता की बात करेंगे, आज की सभ्यता की बात, तो एजुकेशन वाले पार्ट पे इस तरह से बात होगी, आर्ट वाले पे किस तरह से होगी। अब तुम्हें आर्ट में कुछ फ़र्क दिख रहा है? हम लोग जब मॉडर्न एज पढ़ते हैं, गुप्ता एज पढ़ते हैं, उस समय आर्ट कैसे था और आजकल कैसे है? जब राजा होते थे तो आर्ट्स को पेट्रोनेज मिलता था, हम लोग कहते हैं। जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको पार्ट बनाया जाता था अपने दरबार का, उनको प्रोत्साहित करा जाता था, उनसे आर्ट बनवाई जाती थी। आजकल तो ये नहीं होता है। आजकल क्या है, कमर्शियल है, आर्ट गैलरीज़ हैं, आप अपना आर्ट खुद इंटरनेट पे सीख सकते हो एंड उसको कर सकते हो। तो पहले और आज में, यानी आज की सभ्यता में आर्ट इज़ लिंक्ड टू इंडिविजुअल, उसको प्रमोट भी वो खुद कर रहा है, सीख भी खुद रहा है वो, ठीक है, सेल्फ लर्निंग आ गई है एंड कमर्शियल भी हो गई है वो आर्ट। तो आर्ट आज की सिविलाइजेशन का इस तरीके से हिस्सा है। अगेन संस्कार में भी है, एक हो गया कि संस्कार में आर्ट होना, हमें आर्ट आती है, ड्राइंग आती है या पेंटिंग आती है या मूर्ति बनाना आता है, वो हमारे संस्कार हो गए। वो हमें हो सकता है परिवार से मिले हों, हो सकता है समाज से मिले हों, इनबॉर्न हो। लेकिन जब हम सभ्यता की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरी सिविलाइजेशन में आजकल आर्ट को देखा जा रहा है। और कोई एग्जाम्पल लो इसमें जिससे जोड़ सको दोनों को। तो कल्चर आप देखोगे, जब आप ज़्यादा एग्जाम्पल लोगे तो इंडिविजुअल बेस्ड होता जाएगा, व्यक्तिगत होता जाएगा। कुछ चीज़ें आपके कल्चर में हैं क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे है। कुछ तरह के खाना भी एक कल्चर का पार्ट होता है। तो आप जहाँ रह रहे हो, आप राजस्थान में रह रहे हो, आपका एक अलग तरीके का कल्चर है खाने का, आप दूसरी जगह रह रहे हो, आपका अलग है। लेकिन जब हम सिविलाइजेशन पे जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाता है, ओवरऑल इस एरा में क्या चल रहा है, ठीक है। लिंक कैसे करोगे? लिंक नहीं हुआ। पॉलिटी को तुम कल्चर से कैसे जोड़ोगे? हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें हमारा कल्चर कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है? जैसे हम वॉर के टाइम पे या अभी कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि हमने वैक्सीन फ्री किया था कम्युनिटीज को, तो ये हेल्पिंग नेचर हमारा कल्चर शो करता है। ठीक है, ठीक है, तो वो तो वैक्सीन वाला आ गया। और
नहीं नहीं, आप सही जा रहे थे। फॉरेन पॉलिसीज़, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ कहाँ से बनना शुरू हुई? कौन सा टर्म था, नेहरू जी ने कौन सा टर्म दिया था? फर्स्ट फॉरेन पॉलिसीज़ जब फ्रेमिंग शुरू हुई थी, हाँ, क्या टर्म था उसके लिए? हाँ, तो ये सब कहाँ से आया? ये हमारे वेद पुराण में जो हमारा कल्चर था उसी से हमने पिकअप करा था, ठीक है ना। नॉन वायलेंस चाहे हो, तो वो तो हमारे कल्चर से आया, लेकिन वो सभ्यता से कैसे जुड़ा? इज़ वॉट वी हैव। बहुत आसान है, सोचो। कल्चर इज़ वॉट वी आर, यानी जो पॉलिसी बनी वो इस वजह से बनी क्योंकि हम लोग जो थे, हमारे पास वेद थे, उपनिषद थे, पुराण थे, बुद्धा थे, महावीर थे, उनकी टीचिंग्स थी, उससे हमने संस्कार उठाए और हम बन गए व्हाट वी आर, यानी हमारी पॉलिसी बन गई। आप वी को पॉलिसी मान रहे हो ना, फॉरेन पॉलिसीज़ या जो भी पॉलिसीज़ है, एंड सभ्यता इज व्हाट वी हैव, यानी उन पॉलिसीज़ ने फिर जो तमाम हमारे रिलेशन बिल्ड करे उसी से तो हम जाने जाएंगे। अगेन, सभ्यता को देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ साल आगे चले जाओ, ठीक है। जैसे आज के टाइम में हम इंडस वैली की सभ्यता देखते हैं, तो इंडस वैली के टाइम में क्या फॉरेन पॉलिसीज़ थी? ट्रेड होता था, बिल्कुल होता था, डॉक्स थे वहाँ पे, मैरीटाइम ट्रेड होता था, ठीक है। तो उनका पॉलिसी के बारे में हम ये जानते हैं। आज के टाइम की पॉलिसी जब 500 साल बाद देखोगे तो क्या बोलोगे? वो भी है, और जिन चीज़ों में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, जो हमारे पास बहुतायत में हो रहे हैं, वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी कमी है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी सभ्यता को आज से 500 साल बाद फॉरेन पॉलिसी को कैसे देखा जाएगा? वो इस तरीके से देखा जाएगा। ये पॉइंट आप सभ्यता में डालोगे, ठीक है, कि आपकी फॉरेन पॉलिसी से इफेक्ट क्या हो रहा है, आपके रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ को हम लोग फ्रीली उनको दे देते हैं, बिग ब्रदर पॉलिसी जो कहा जाता है ना, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनसे हम लोग ट्रेड में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। उनसे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उनको हम लोग दे देते हैं। फिर हमारी पॉलिसी नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ अलग है, ठीक है, वो अलग है। हमारी यूएस के साथ अलग पॉलिसी है, रशिया के साथ अलग पॉलिसी है। तो पॉलिसी हमारी बनी तो संस्कार की वजह से, लेकिन जो पॉलिसी बन गई और उससे हमारी कंट्री को क्या फ़ायदा हो रहा है? ऑयल डिपेंडेंसी है, ऑयल मिल रहा है हमको, वीट मिल रहा है, हम कुछ चीज़ें दे पा रहे हैं, उससे कल्चरल रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, वो हमारी सभ्यता में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉलिसी को ले जा सकते हो, लेकिन जोड़ते हुए ले जाना होगा, सिर्फ एक पार्ट नहीं। ओके, लास्ट पॉइंट कोई इसमें और बताए? जैसे विवेकानंद जी शिकागो सम्मेलन में गए थे, वो अपने एक देश में, राष्ट्र के देश में जो पहनावा उन्हें पहना था, वहाँ जो उनका उनके जो वहाँ विचार थे, उनका एक संस्कार, ठीक है, वो तो संस्कार हो गया, बट उसको सभ्यता से कैसे जोड़ोगे? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कल्चर इज व्हाट वी आर। तुम वी की जगह पे क्या ले रहे हो? भारत को ले रहे हो या विवेकानंद को ले रहे हो? विवेकानंद जी को स्पेसिफिक ले रहे हो। तो कल्चर इज व्हाट वी आर, यानी उनके संस्कार वो थे जो वो दिखा रहे थे, जो वो बातें कर रहे थे। सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव, और वो किस सभ्यता से आ रहे थे? भारतीय सभ्यता से आ रहे थे। तो उससे जोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। किसी भी पार्ट में कोई भी पैराग्राफ लिखोगे, अभी मैं कई लोगों के पैराग्राफ्स देख रहा था, तो उसमें जोड़ते हुए आपको चलना पड़ेगा। इंट्रो में जरूर आप अलग अलग शुरू कर सकते हो, लेकिन उसके बाद हर पैराग्राफ में आप जो भी एस्पेक्ट ले रहे हो उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। और कोई लास्ट पॉइंट इसमें? किन लोगों ने लिखा हुआ था ये ऐसे? ओके, कितनों ने पूरे वर्ड्स लिखे हुए थे? कोई नहीं लिख पाया था। ओके, जिन्होंने लिखा हुआ था उनको कुछ नए पॉइंट्स मिले हैं? मिले हैं जो आपने नहीं सोचे थे, ऐसे मिले कोई पॉइंट्स? वो नया पॉइंट मिला है। और सर ये हो सकता है कि जैसे कोविड-19 के टाइम पे
तो उस टाइम पे कुछ डॉक्टर्स थे अपने संस्कारों की वजह से फ्री मतलब बिना किसी डर के लोगों की मदद कर रहे थे। वही चीज़ नेशन के रूप में इन्होंने बताई है ना भाई। इंडिविजुअल रूप में डॉक्टर्स और संस्थाएं कल्चर की वजह से, हमारा कल्चर ये रहा है तो बिना किसी उसके मदद कर रहे थे, लेकिन उसको सभ्यता से जोड़ते हुए चलना है, ठीक है। और उसी में कंट्री के अगर हम रूप में देखें तो हमने वैक्सीन पहुंचाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई वैक्सीन जो है बहुत जगह पे, तो वो भी हमारी, क्योंकि हमारी कल्चरल रिचनेस इतनी है तो वो हमारी सभ्यता में दिखती है। वो मोर ऑफ इंडिविजुअल कंसेप्ट है, ये जेनरिक कंसेप्ट है। और कुछ और सर इसमें ये सोच सकते हैं जैसे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे कल्चर को और डेवलप करने के लिए बनाई जा रही है। ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है और हमारी कल्चर इसमें दिखता है। कोई भी योजना, फॉरेन पॉलिसी की बात करो या कोई भी स्कीम की बात करो, उसमें कल्चर दिखता है हमारा, ठीक है ना। चाहे वो बेटी को बचाने का हो, चाहे वो नारी को एम्पावर करने का हो, उसमें हमारा कल्चर दिखता है। उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? कल्चर से आती है। हमारे जो चीज़ें हमारे वेदों में कहीं, ऋषियों ने कहीं, ग्रंथों में कहीं, उन्हीं के बेसिस पे हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं। आप किसी भी एग्जैक्ट पॉलिसी की बात ले लो, लेकिन उससे हमारी सभ्यता इनरिच होती है, बढ़ती है, और सभ्यता पे वो छाप छोड़ के जाता है। तो ये फ़र्क हो गया, वहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं कोई चीज़ बनाने के लिए, और उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो सिविलाइजेशन पे आ रहा है, पूरी सिविलाइजेशन पे आ रहा है उस पॉलिसी का। हाँ, कल्चर में ओके, बट लिंक नहीं हुई दोनों चीज़ें। हाँ, कल्चर ठीक है, वो स्पेसिफिक है, उस जगह की स्पेसिफिक है, ठीक है, बट उसको आप इससे कैसे लिंक करोगे? नहीं, लिंक नहीं हो रहा है। आपका जीआई टैग वाला ठीक है क्योंकि वो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स है, कहीं पे वो नेचर से जुड़ा हुआ है, कहीं पे हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हुआ है, तो वो सब इज़ व्हाट वी आर, वो सब हमें विरासत में मिला है, हमने उनको जीआई टैग दे दिया। लेकिन अब उनके बेसिस पे एक हमारी वर्ल्ड प्रेजेंस हो रही है। हमारे जो जीआई टैग वाली चीज़ें हैं उनको हम लोग इंडिया के नाम से प्रमोट कर पा रहे हैं, तो वो हमारी एक सिविलाइजेशन का पार्ट हो जाएगा। आज से 500 साल बाद जब आप वापस लुक बैक करोगे और इंडिया के बारे में और आज के बारे में सोचोगे, तो आपको वो सारे जीआई टैग वाली चीज़ें एक साथ आप बोल पाओगे। हालांकि वो सारे जीआई टैग वाले अलग अलग रीजन से आए हैं, तो अलग अलग कल्चर की वजह से आए हैं वो, लेकिन अब वो हमारी सभ्यता का पार्ट बन गए हैं। यस, हमारी सिविलाइजेशन के नाम से वो सारे एक साथ आए, इस तरह से लिंक होगा, उसमें कॉइन वाले को मत लाओ, ठीक है, राइट। तो एक बार फिर से इस पर लिख के देखें, जिन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया है आज, वो लोग इसको लिख के देखेगा कि क्या आप इसको 1100 वर्ड तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। मटेरियल आया है काफ़ी या नहीं आया है। दिस इज मोर इंडिविजुअल कंसेप्ट, आप किसी भी चीज़ में देखें, और ये एक बड़ा कंसेप्ट है जो पूरा आपका आज से आने 500 साल बाद भी आप इसके नाम से जाने जाओगे, और इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं जिससे हम लोग जो अपने हम कल्चर अपने को कहते हैं वो सब इसमें आते हैं, सिविलाइजेशन में आते हैं, सिविलाइजेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो अगर आप ये याद रखोगे कि सिविलाइजेशन बड़ा कंसेप्ट है, उसका पार्ट है कल्चर, तो आपको लिखने में आसानी होगी उसमें। चाहे आप किसी ऑफिस की बात करो, इंस्टीट्यूशन की बात करो, सब में यही लॉजिक जाएगा, राइट। क्या है एथिक्स? सब्जेक्ट की ब्रांच है।
किस सब्जेक्ट की ब्रांच है? फिलॉसफी। ठीक है, तो एथिक्स में हम लोग जैसे मैंने पिछले बार बताया था सारे कई सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, कई सब्जेक्ट्स के थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, इसमें सोशियोलॉजी भी आएगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, जब हम एथिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, अभी हम इसका इवोल्यूशन देखेंगे कैसे एथिक्स एज अ सब्जेक्ट ग्रो करा, तो हम देखेंगे कि जितने भी फिलोसोफर्स रहे हैं अलग अलग टाइम पे और अलग अलग फिलॉसफी की स्ट्रीम्स रही हैं, उन्होंने एथिक्स के बारे में अलग अलग बातें बोली हैं। एथिक्स जो शब्द है वो ग्रीक शब्द होता है ईथोस। ग्रीक शब्द होता है ईथोस, वहां से एथिक्स आया है। ठीक है, अगेन ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी कभी भी, ठीक, क्योंकि आपका ये प्रीलिम्स थोड़ी ना है, प्रीलिम्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये मेंस का सब्जेक्ट है। बट अगर आप इसकी बैकग्राउंड समझ लोगे तो आपके कई पार्ट ए के क्वेश्चंस, जैसे मैंने बताया था पेपर 4 में पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है, पार्ट बी में आपकी केस स्टडीज होती हैं एंड पार्ट ए में थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग अभी पार्ट ए पढ़ रहे हैं और पार्ट ए जब हमारा क्लियर हो जाएगा अपने आप हमें केस स्टडीज स्ट्राइक करने लग जाएंगे। तो एथिक्स का जो हमने डिराइव करा है वो कहाँ से करा है? ईथोस से। ईथोस का मतलब कैरेक्टर, हैबिट, कस्टम्स, इन सबको ईथोस कहते हैं ग्रीक में। वहाँ से हमने वर्ड लिया एथिक्स। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक रिफ्लेक्टिव आर्ट है, रिफ्लेक्टिव साइंस। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, दूसरे तरीके से और बताएं। नहीं, उस डायरेक्शन में नहीं, रिफ्लेक्टिव का दूसरे अर्थ लो। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं हमें पता होता है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम देख के बाद में उसके बारे में एनालाइज करते हैं, यानी कोई एक्शन हो गया, उस एक्शन का गुड या बैड हम स्टडी कर रहे हैं जब वो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, यानी वो व्यक्ति वो कार्य कर चुका है, तो हम बाद में उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिव साइंस। ठीक है, जो प्योर साइंस होती है आपकी वो रिफ्लेक्टिव साइंस से अलग होती है। केमिस्ट्री लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम उसी समय देखते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है, इसमें इतनी ड्रॉप्स और पड़ गई, या फिजिक्स लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हम उसी समय देखते हैं वायर कनेक्ट हुए, लाइट जल गई। दैट इज़ प्योर साइंस। प्योर साइंस में आपको उसी समय दिख रही हैं चीज़ें। रिफ्लेक्टिव साइंस में आप रिफ्लेक्ट करते हो। रिफ्लेक्ट का एक मतलब ये भी होता है कि यू लुक बैक, ठीक है ना। हम किसी एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते तो कहा जाता है लेट अस रिफ्लेक्ट ऑन आवर मिस्टेक्स। ठीक, चलो शांति से बैठ के देखें कि हमने क्या गलती करी। तो एथिक्स इज अ रिफ्लेक्टिव साइंस। और किस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करता है एथिक्स? एक्शंस पे। किसके एक्शंस? ह्यूमन बीइंग्स के एक्शंस। ह्यूमन बीइंग्स से बनती है सोसाइटी, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के एक्शंस या सोसाइटी के एक्शंस पे हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। किस नज़र से देख रहे हैं कि वो गुड है या बैड है। हम उसमें मीनिंग ढूंढ रहे हैं कि गुड है, बैड है, ये राइट है या रॉन्ग है, ये जो इसने करा या इस समाज में हो रहा है वो राइट है या रॉन्ग है। हो सकता है व्यक्ति कर रहा हो कोई काम, पर्स पड़ा हुआ था, इसने उठा के नहीं दिया, ये राइट है या रॉन्ग है। हम रिफ्लेक्ट करेंगे उसके एथिक्स के बारे में। एक्सीडेंट हो गया था, ये बगल से निकल गया, निकल जाना इज एन एक्शन।
वो राइट है या रॉन्ग है, गुड है या बैड है, ये हमने रिफ्लेक्ट करा या उसने खुद रिफ्लेक्ट करा, तो वो एथिक्स बन गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट डेफिनेशन पार्ट में? कोई एग्जाम्पल इसके बताइए। अभी जैसे मैंने दिया आपको, इसका दिया, एक्सीडेंट का दिया, है ना। और बताइए कोई इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स दीजिए, ह्यूमन बीइंग के एग्जाम्पल जिसके बारे में आप बाद में सोचो, कोई भी। कोई भी ह्यूमन बीइंग्स की हरकत। हाँ बिल्कुल, हाँ, उसके घर में खाने को नहीं था, ठीक है, और उसके यहाँ उसने देखा कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई दुकानदार है, उसके यहाँ बहुत कुछ है, उसने जाके एक डिब्बा वहाँ से चुरा लिया अपने बच्चे का पेट भरने के लिए, है ना, डायलेमा वाली चीज़। ये केस स्टडी में आएगा इसी तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। गुड और बैड, एक्शन हो चुका है, ठीक है। एक शॉप थी, मिठाई की शॉप ले लो, है ना, इतनी मिठाई बन रही थी कि दुकानदार को कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ एक गरीब आदमी है, उसके घर में बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है, वो चुपचाप जाता है, पहले बहुत सोचता है और फिर फाइनली एक एक्शन करता है। क्या है एक्शन? उस ह्यूमन बीइंग का एक्शन क्या है कि चुपचाप एक डिब्बा उठा लो। अब हम लोग उसके ऊपर एथिक्स लगाएंगे, हम देखेंगे कि वो गुड है या बैड है, राइट है उसका एक्शन या रॉन्ग है। तो जब हम इस बारे में पढ़ेंगे, उस बारे में सोचेंगे, तो उसको कहते हैं एथिक्स। ठीक, और एग्जाम्पल लो, एक और, एक ह्यूमन वाला एग्जाम्पल और लो और एक सोसाइटी वाला, जल्दी से। ओके, ठीक, टू वॉक और नॉट टू वॉक, है ना, एग्जैक्टली। तो कई बैट्समैन, इसमें दोनों तरह के थॉट्स होते हैं। अगेन आगे हम पढ़ेंगे, एथिक्स में आगे आएगा कि जो भी चीज़ कंट्रोवर्शियल होती है उसको हम एथिक्स में स्टडी करते हैं। तो जो ये बता रहे हैं कि बैट्समैन ने मारा लेकिन क्लियर नहीं मारा, अभी हल्का सा बैट से एज लगा और कैच हो गया, ठीक है। अब बैट्समैन को अंदर ही पता है कि हाँ लगा तो है बैट से, ठीक, लेकिन अंपायर ने भी नॉट आउट दिया और हो सकता है अपील भी नहीं हुई, बॉलर्स को भी लगा नहीं, आउट नहीं है, तो एक्शन हो चुका है, यानी उसके बैट से टच हो चुका है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के। अब वो वॉक करता है, यानी अपने आप को खुद आउट करके वापस चला जाता है, या नॉट वॉक, नहीं जाता है, खेलता रहता है। इसके ऊपर हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि ये गुड है या बैड है। मान लो उसने वॉक करके वो चला गया, तो ये एक्शन हो गया। अब जब वो अंदर चला जाएगा तो कमेंटेटर्स इस बात के ऊपर डिस्कस करते हैं कि उसका वॉक करना गुड है या बैड है, राइट है या रॉन्ग है, यानी ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम उसके ऊपर, एक रिफ्लेक्टिव साइंस की तरीके से। सोसाइटी का एक एग्जांपल लीजिए, जैसे ह्यूमन एक्शंस ले रहे थे, अब सोसाइटी का लीजिए। हमने मोबाइल को यूज किया कुछ टाइम तक, तो वो एक्शन हो गया, हमें बाद में सोचते हैं कि ये सही है गलत। किस तरीके से? मोबाइल को हमने उसको यूज किया, यूज करने के बाद हम उसको रख देते हैं, रखने के बाद हम उसको बाद में रियलाइज करते हैं कि हमने इस मोबाइल में सही काम किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ और मिसयूज़ वाला ले रहे हो, ठीक है। तो जो काम हम लोग कर ले रहे हैं उसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिनका विरोध हुआ था, हाँ, रिफ्लेक्ट करा, सरकार ने रिफ्लेक्ट करा, है ना, इतना विरोध के बारे में देखा, फीडबैक लिया, हाँ, यानी उस टॉपिक के भी दो पहलू थे, है ना, दोनों पे रिफ्लेक्ट करा गया, गुड या बैड, राइट या रॉन्ग का मंथन करा गया और उसके बाद एक निर्णय लिया गया, ठीक है। तो एक एथिकल डायलेमा था, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स में जब आएंगे एथिक्स में कि ये किस कैटेगरी में जाता है। तो ये एक मोटा मोटा बिगनिंग है जिसमें हम कह सकते हैं एथिक्स के बारे में, कि एथिक्स किसी भी ह्यूमन एक्शन के गुड या बैड,
राइट या रॉन्ग, राइटफुलनेस या रॉन्गफुलनेस के बारे में स्टडी है। एक रिफ्लेक्टिव साइंस है जो स्टडी करता है कि कोई भी ह्यूमन एक्शन राइटफुलनेस की श्रेणी में आता है या रॉन्गफुलनेस की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसका ओरिजिन ग्रीक्स ओरिजिन है, इथोस। इथोस का भी यही मतलब होता है कि हम हैबिट्स, कस्टम उसकी बात करते हैं, वहाँ से वर्ड एथिक्स आया है। लेकिन जब हम एथिकल साइंस की बात करते हैं तो एथिकल साइंस को हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये क्लियर है? एक तो वर्ड के बारे में हो गया कि वर्ड एथिक्स कहाँ से आया है, फिलोसफी का ब्रांच है, और जब हम इसको एक साइंस की तरह यूज़ करते हैं तो हम कैसे यूज़ करते हैं, किन सिचुएशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? नहीं, क्रांति नहीं, वो रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब कौन सी चीज़ किस तरह से शुरुआत हुई और उसके बाद अब कहाँ जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, पूरा प्रोसेस चल रहा है ना। जब भी हम किसी चीज़ का इवोल्यूशन पढ़ते हैं इसका मतलब हम टाइम स्पेस में डील कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से। स्टोन एज पता है सबको क्या कहते हैं, पाषाण युग, हाँ? और हम आएंगे मेडिवल में, ठीक, और हम आएंगे मॉडर्न में, और हम आएंगे कंटेम्प्ररी में। कंटेम्प्ररी मतलब बिल्कुल आज की प्रॉब्लम्स, एथिक्स को हम यहाँ पे कैसे देखते हैं, बिल्कुल आज के जो इश्यूज़ हैं उसमें हम लोग फिर आगे चल के पढ़ेंगे। एबॉर्शन का इशू है, सुसाइड का इशू है, यूथेनेसिया का इशू है, ये सारे ऐसे टॉपिक्स एथिक्स में कवर होते हैं जिनके बारे में हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं। ठीक है, सुसाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस कंट्री में क्या है, एबॉर्शन सही है, गलत है, लीगल है, इलीगल है, इस तरह के टॉपिक्स कंटेम्प्रेरी में आते हैं। शुरुआत होती है स्टोन एज से। ठीक है, एथिक्स के बारे में जानना जरूरी है कि एथिक्स के बारे में बात होनी कब से शुरू हुई। तो जैसा हम सब जानते हैं स्टोन एज से शुरू हुई, बट उस समय जिन चीज़ों की बात होती थी वो ओरली पास ऑन होती थी, क्योंकि राइटिंग की कोई एक स्टैंडर्ड हमारे पास लिपि नहीं थी। तो स्टोन एज में जो भी एथिक्स की बात होती थी या जो भी आदमी डिस्कवर करता था, क्योंकि उस समय आपके सेंसेस बहुत वीक थे, आप इवॉल्व नहीं थे उस समय। ठीक है, जो हम लोग नियोलिथिक मैन के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक, 3 पार्ट में पढ़ा होगा इसको, स्टोन एज को। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, हिंदी में देख लीजिएगा इनके जो शब्द होते हैं। ठीक है, तो जब हम स्टोन एज के ये हिस्से होते हैं, अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, लेटर स्टोन एज। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स कौन है? ओके, तो हिस्ट्री में हम लोग ये एज पढ़ते हैं स्टोन एज की। बेसिकली एथिक्स की शुरुआत तो हम कहेंगे स्टोन एज से हो गई थी, लेकिन कोई भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स या रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो थ्योरेटिकली स्टार्ट हो गया था। कैसे हुआ था? क्योंकि एक फैमिली अपने ऑफस्प्रिंग्स को, बच्चों को जो चीज़ें पास कर रही है, सही गलत के बारे में बता रही है। पहली बार जब स्टोन एज में आग, फायर का डिस्कवरी हुई तो उससे हाथ जला, तो अपने बच्चों को बताया कि नहीं, इस पर हाथ नहीं लगाना होता है, इसको दूर रखना होता है एनिमल को डराने के लिए। ये एक एथिकल टीचिंग है। ठीक है ना, सही या गलत के बारे में बताया। हमने अभी क्या पढ़ा था एथिक्स में कि सही या गलत, ह्यूमन एक्शन क्या था। आग लगी, आग में पहली बार जब आग डिस्कवर हुई, बच्चे ने हाथ लगा दिया आग में, उसको नहीं पता था क्या है, उसने एक एक्शन करा, जल गया वो, तो उसके माँ बाप ने उसे क्या समझाया? नहीं बेटे, ये गलत होता है, इससे जल जाते हैं, इसको यूज़ करो जानवरों को डराने के लिए। तो जहाँ उन्होंने रहना शुरू करा गुफा में, वहाँ पे बाहर आग लगा देते थे जिससे जानवर ना आए। तो ये पहला एथिक्स का इस तरह से शुरुआत हुआ, लेकिन रिटन नहीं था, कोई थ्योरी नहीं थी उस समय, सिर्फ ओरली फैमिलीज़ टू फैमिलीज़ पास ऑन होती गई बातें।
फायर का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? व्हील का। सबसे बड़ी डिस्कवरी थी स्टोन एज की पहिया, थी ना, लोकोमोशन उससे आसान हुआ। तो जिसने करा, जिस फैमिलीज़ ने करा, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि जब कोई चीज़ इस तरीके से बना दो, इस शेप में, तो उससे बड़ी स्पीड से आप डिस्टेंस कवर कर पाते हो। 2 तख्ते लगाते थे और व्हील लगा देते थे, गाड़ी बन जाती थी, है ना। तो इस तरह की बातें जो एथिकल टीचिंग्स थी वो सिर्फ फैमिली के स्फीयर में थी स्टोन एज में। जब हम मिडिवल एज में आए तो हमारे पहले थ्योरीज निकल के आनी शुरू हुई। हमारे जो मेन फिलोसोफर्स थे उन्होंने एथिक्स के बारे में बात करना शुरू करा, जिनके नाम आपने सुने होंगे। सुना है? सुना है? सुना है? तीनों अपने टाइम के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स उस एरा के, जिन्होंने कई चीज़ों के बारे में दार्शनिक तत्व दुनिया के सामने लाए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो सोसाइटी को चलाने का तरीका हो। और क्योंकि ये फिलोसोफर्स थे और एथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, तो इन तीनों ने ही अपने अपने तरीके से एथिक्स के बारे में भी बताया। ठीक है, क्या बताया हम उसमें नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो जिनका ऑप्शनल फिलॉसफी है उनके लिए है, हमें सिर्फ जीएस पेपर 4 के लिए पढ़ना है। यही गलती हम लोग नहीं, जो मैं कहता हूँ मत करना कभी भी। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ मिडिवल एज में आए, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, नाम पता होने चाहिए। दीज वर द ग्रेट फिलोसफर्स जिन्होंने एथिक्स की बात करी। इनकी थ्योरी आपसे एथिक्स पेपर में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि इनकी थ्योरी पूछी जाती है जो फिलोसफी ऑप्शनल लेते हैं उनसे पूछी जाती है। वो लोग डिटेल में पढ़ते हैं, मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं सोक्रेट्स पे, प्लेटो पे, एरिस्टोटल। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोन एज के बाद जब पहली बार रिटन फॉर्म ऑफ थ्योरी शुरू हुआ एथिक्स की, तो वो मेडिवल एज में इन तीनों ने स्टार्ट किया। ठीक है, ये तीनों नाम आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इसको अर्ली मेडिवल कर दो और बीच में एक लेट मेडिवल भी डाल देते हैं, मॉडर्न आने से पहले। लेट मेडिवल में हमारे 2 फिलोसफर्स रहेंगे जिनके बारे में पता होना चाहिए। कौन से 2? सेंट ऑगस्टीन, लिखे, सेंट ST लिखे, ऑगस्टीन, एंड थॉमस एक्विना। ठीक है, लेट मेडिवल आते आते चर्च का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था वेस्टर्न वर्ल्ड में। ठीक है, ये वो एरा था जब चर्च या रिलीजन हर चीज़ पे हावी हो रहा था। आपकी वे ऑफ लाइफ पे, आपकी किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हो, आपकी कल्चर किस तरह के हो, वुमेन को क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी पार्ट सही है कौन से पार्ट गलत है, ये चर्च डिक्टेट करने लग गया। यानी रिलीजन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था उस समय जब तक लेट मेडिवल आया। और उसका ही एक एग्जाम्पल है सेंट ऑगस्टीन। सेंट ऑगस्टीन भी थ्योरिस्ट थे, फिलोसोफर थे, लेकिन उनकी आप थिंकिंग जब पढ़ोगे तो उसमें आपको चर्च का प्रभाव दिखेगा। ठीक है, तो यानी कोई भी एथिक्स की भी जब वो बात करेंगे तो वो उसको चर्च के नज़र से ही देखेंगे। ठीक है, जो ये इफेक्ट आपका अर्ली मेडिवल में उतना नहीं था। तो अगर अर्ली मेडिवल एंड लेट मेडिवल में देखें तो एक ये इफेक्ट हमें फ़र्क दिखता है। वहाँ के
थिंकर्स में, फिलोसफर्स में एंड लेट मेडिवल में। हालांकि थॉमस एक्विनास ने बैलेंस करने की कोशिश करी। किसे? प्लेटो, एरिस्टोटल ने जो साइंटिफिक बातें कही थी। प्लेटो और एरिस्टोटल का नाम आप लोग साइंस में भी पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी की थ्योरीज इन लोगों ने दी थी। तो यानी एक लड़ाई चल रही थी मेडिवल टाइम में, साइंस वर्सेस रिलीजन। ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा एंड ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल थिंकर्स में। जब भी हम मेडिवल एरिया की बात करते हैं और मेडिवल से जब हम टूटते हैं, मॉडर्न की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या निकलता है? कौन सा एक मेजर इवेंट हुआ था जब कहते हैं मॉडर्न एरा शुरू हो रहा है? कौन सा एक मेजर इवेंट था हिस्ट्री का? हम कहते हैं हम इस काले अंधकार वाले युग से बाहर आ गए। वो अंधकार वाला युग क्या था? मेडिवल था। मेडिवल में लड़ाई चल रही थी लगातार साइंस और रिलीजन की। ठीक है, चर्च कहता कि नहीं, पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है? साइंस कहता नहीं, पृथ्वी गोल है। चर्च कहता है कि पृथ्वी कॉर्नर में है, साइंस कहता नहीं पृथ्वी, चर्च कहता पृथ्वी सेंटर में है यूनिवर्स के, साइंस कहता नहीं सन है सेंटर में। ठीक है, तो हर चीज़ में जितने भी बड़े उस समय साइंटिस्ट हुए, गैलीलियो हुआ, गैलीलियो को भी चर्च ने बाहर निकाल दिया था, सिटी में नहीं रहने दिया था, आउटकास्ट कर दिया था। आर्किमिडीज हुआ, उसकी बात भी कोई नहीं मानता था। ये सारे ग्रेट साइंटिस्ट जो थे, ये आपके मेडिवल एरा में चर्च के साथ झगड़ रहे थे, क्योंकि चर्च अपनी थिंकिंग सब पे इम्पोज करना चाह रहा था। चर्च का मतलब रिलीजन, और रिलीजन को हम चर्च ही क्यों कह रहे हैं, टेम्पल मॉस्क क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि हम वेस्टर्न उसकी बात कर रहे हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा जो युग था मेडिवल एरा का युग, इसमें एक तरफ तो कुछ प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे लोग हुए जिन्होंने साइंटिफिकली अपनी बात कही, विज्ञान के रूप में अपनी बात रखी, डायलम एथिक्स की बातें भी उन्होंने वैज्ञानिक बेसिस पे कही। वहीं दूसरी तरफ सेंट ऑगस्टीन टाइप के फिलोसफर्स हुए जिन्होंने चर्च की बात को रखा, कोई भी इशू है उसको चर्च के नज़रिए से देखने की कोशिश करी। थॉमस एक्विनास ने एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करी, और ये लगभग एंड ऑफ दिस मेडिवल एरा था, जब एक मैंने कहा एक बड़ा इवेंट हो रहा था जिसको हिस्ट्री में कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एज। ये बहुत बड़ा इवेंट था वर्ल्ड हिस्ट्री का। जब हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल एज जो बोला जाता है, जब कारखाने शुरू हुए यूरोप में, उसको एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है। कारखानों से पहले की दुनिया और बाद की दुनिया, यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, उसी के बाद वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह पहुंचा। ब्रिटिश राज ना बना होता अगर इंडस्ट्रियल एज नहीं आई होती। ठीक है ना, ब्रिटेन सबसे बड़ी ताकत क्यों बन गया था पूरे वर्ल्ड पे, उसके कॉन्कर क्यों कर लिया था उसको? क्योंकि इंडस्ट्री का इफेक्ट क्या होता है, इंडस्ट्री की ताकत क्या होती है, वो ब्रिटेन ने समझी थी सबसे पहले। कैसे आप इंडस्ट्री सेटअप करके एक साथ जो चीज़ आप अलग अलग प्रोड्यूस करते हो वो आप मास प्रोडक्शन कर सकते हो, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाने का सामान हो, हर चीज़ में इंडस्ट्रीज़ आनी शुरू हो गई थी। और जो चीज़ अलग अलग घरों में बनती थी, टुकड़ों में बनती थी, दिन में 100-200 बनती थी, वो दिन में लाखों बनने लग गई। जब लाखों बनने लग गई तो आप उसको दूसरी जगह सप्लाई करने लग गए और अपना साम्राज्य बढ़ाने लग गए। तो एक मेजर इवेंट जो ग्लोबल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं वो इंडस्ट्रियल एज का आना हुआ, और ये इवेंट ही आपका मेडिवल और मॉडर्न के बीच की दूरी बताता है, या एक इवेंट बताता है जहाँ से हम कहते हैं मॉडर्न एज शुरू हो गई। ठीक, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एथिक्स के इवोल्यूशन पे अगर क्वेश्चन आता है और इवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें टच करके एक आंसर बनाना होगा। अगेन हमें याद रखना है, हमें आंसर कितने का लिखना है? 150 वर्ड का या 250 वर्ड का, तो इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। ठीक है ना, अगर आप स्टोन एज, मेडिवल एज, लेट एज, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी पे थोड़े थोड़े भी 30-30 वर्ड्स भी लिखते जाओगे तो आपका आंसर तैयार हो गया। अगर आंसर डायरेक्टली आता है इवोल्यूशन पे, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन जो है वो सिर्फ मेडिवल और मॉडर्न के ऊपर है, तो आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि मेडिवल वो टाइम था जब एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था, और फिलोसफर्स में भी वही द्वंद्व दिख रहा था।
तो जहाँ एक और प्लेटो और अरिस्टोटल के टाइप के फिलोसफर्स हुए जिन्होंने एथिक्स के बारे में एक साइंटिफिक बेस लेके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एथिक्स की बात करी, यानी एथिक्स क्या है, मनुष्य का बर्ताव सही है या गलत, ये साइंटिफिक नज़रिए से देखा। वहीं दूसरी ओर ऑगस्टीन टाइप के फिलोसफर भी हुए जो कि रिलीजन के प्रभाव में मनुष्य के हर बर्ताव को धार्मिक दृष्टिकोण से देखते थे। ठीक है, सबने काम वही करा है, क्या करा है, एथिक्स। एथिक्स का मतलब मनुष्य का बर्ताव सही है या गलत। तो आप लोग मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसे बर्ताव का जो साइंस के हिसाब से सही है, रिलीजन के हिसाब से गलत है? यानी प्लेटो और अरिस्टोटल तो कहेंगे ये सही है और सेंट ऑगस्टीन कहेंगे ये गलत है। सोचो कोई ऐसा बर्ताव जो साइंटिफिकली सही हो और रिलीजन के हिसाब से तो गलत है। सोचो सोचो जल्दी, आप लोग करते हो, सब लोग करते होंगे इस तरह के बर्ताव। परफेक्ट एग्जाम्पल, वेरी गुड। और इसी को सबरीमाला से जोड़ दो। ठीक है, कौन सी साइंस कहती है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आप टेंपल में नहीं जा सकते? क्या साइंस है उसके पीछे? कोई साइंस है, कोई इक्वेशन है, कोई लॉ है? नहीं है। मेंस्ट्रुएशन इज अ पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी। ठीक है, कुछ पीरियड के लिए होता है जिसको पीरियड कहते हैं, नहीं होता है, बट उसको टेंपल से किसने जोड़ा? रिलीजन ने जोड़ा। इम्प्योर क्यों बोला उसे? जोड़ दिया ना उसको। अब एक लड़की है जो अपने पीरियड्स के टाइम पे मंदिर जाती है, एक्शन हो गया, हमने एक्शन पढ़ा था। एक्शन क्या है? मंदिर जाना। एथिक्स क्या है? रिफ्लेक्टिव साइंस, यानी वो मंदिर होकर आ गई पीरियड्स के टाइम पे। अब हम लोग उसके एथिक्स से एनालाइज करेंगे, गुड या बैड। तो प्लेटो और एरिस्टोटल क्या कहेंगे? गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ प्लेस, आपके पास पैर हैं, साइंटिफिकली आप गए, चल के आ गए। लेकिन सेंट ऑगस्टीन क्या कहेंगे? ठीक, तो सेम चीज़ को मेडिवल एरा में यही झगड़ा इसी तरह का चल रहा था। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स निकल आएंगे। ठीक है, जिसमें रिलीजन कुछ कह रहा था और साइंस कुछ कह रहा था। लेकिन इस पूरे झगड़े से निकलते हुए जब इंडस्ट्रियल एज में आए तो मैन ने रियलाइज़ करा कि ये सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एफिशिएंसी है, प्रोडक्शन है, ग्रोथ है। तो एक वो एरा शुरू हुआ जब हम इस डार्क एजेस से निकल के अब हम इंडस्ट्रियल एज में आ गए। इंडस्ट्रियल एज में जो हमारे फिलोसफर्स आए उनको हमने मॉडर्न फिलोसफर्स कहा। और मॉडर्न फिलोसफर्स में कुछ बहुत ही फेमस नाम है, कुछ लोगों ने सुने होंगे। बेकन, कांट, इमैनुअल कांट, मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, नीचे, NIE TZSCHE। ठीक है, तो ये चार फेमस फिलोसफर्स आपके मॉडर्न एज के हो जाते हैं। इसी के साथ साथ कार्ल मार्क्स का आना हुआ, बहुत फेमस फिलोसोफर, एंड सिगमंड फ्रूड। अगेन ऐसे नाम हैं कि जो लोग फिलोसफी एज ऑप्शन लेते हैं या फिर ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पबैड में भी इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, बट एथिक्स के पेपर में हमें इनके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें नाम पता होने चाहिए, हमारा आंसर बेटर हो जाएगा अगर हम एक दो उसमें नाम डाल सकें। राइट,
क्योंकि आपको प्रीलिम्स में ये पूछा नहीं जाएगा, तो प्रीलिम्स में इनके बारे में जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक, तो जैसे मैंने बताया मॉडर्न एज में क्या चल रहा था, इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, कमर्शलाइजेशन हो रहा था, ट्रेड बढ़ गया उससे, क्योंकि सामान इधर का उधर जाने लग गया। गवर्नमेंट्स भी सेक्युलर हो गई, क्योंकि मिडिवल एज में गवर्नमेंट्स भी रिलीजन से, हर चीज़ उससे प्रभावित हो रही थी, गवर्नमेंट्स भी प्रभावित हो रही थी। मॉडर्न एज में आते आते गवर्नमेंट्स सेक्युलर हो गई, डेमोक्रेसीज आने लग गई दुनिया में, सेक्युलर डेमोक्रेसीज का इवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे डिस्कवरी शुरू हो गई, ट्रेड की वजह से डिस्कवरी शुरू हुई। अमेरिका डिस्कवर हुआ, कोलंबस निकल गया अपनी जर्नी पे, कोपरनिकस निकल गया अपनी जर्नी में। ये सब मॉडर्न एज में शुरू हुआ, जब आदमी ने रियलाइज़ करा कि हम इस चक्कर में फंस चुके हैं, साइंस एंड रिलीजन में हम लोग फंसे हुए हैं। तो तब एक इंडस्ट्रियल एज ने रास्ता दिखाया कि आप डिस्कवरी शुरू हुई, ट्रेड शुरू हुआ, ग्रोथ शुरू हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, और हर चीज़ को यानी एथिक्स को भी उस नज़र से देखा जाने लग गया। यानी हो सकता है इंडस्ट्रियल मेडिवल एज में समुद्र क्रॉस करना टैबू माना जाए, ठीक है, कि आप कैसे जा सकते हो, ये तो ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध है, आप यहाँ से शिप लेके कैसे निकल सकते हो। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एज आई तो इंडस्ट्रियल एज के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने एथिक्स को एक नया डायमेंशन दिया कि नहीं, हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बिल्कुल जाए। तो कई लोगों ने खुद जाना शुरू करा और कुछ को वहाँ के किंग्स और क्वीन ने भेजना शुरू करा। कोलंबस को स्पेन के किंग और क्वीन ने भेजा कि जाओ डिस्कवर करके आओ, हम आपको शिप देते हैं, हम आपको पैसा देते हैं, जाओ डिस्कवरी पे निकलो। तो ये एक मॉडर्न एज एंड मॉडर्न फिलोसफर हो गया। एंड फाइनली हम आते हैं कंटेम्प्रेरी पे, जिसमें हमारे कुछ फेमस थ्योरिस्ट फिलोसफर्स हो गए, ब्यूबर, ब्रेंटानो, एंड जॉन डुई। इन सभी नामों को अभी आप एवोल्यूशन में सिर्फ एज अ नेम नोट कर लीजिए, आगे के चैप्टर्स में जहाँ जिसका जितना बताना होगा वो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। ये किसकी थ्योरी कितनी डिटेल में पढ़नी है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो कंटेम्प्रेरी आते आते मुद्दे बदल गए, जैसे अभी आपने बताया टेक्नोलॉजी एक मुद्दा आ गया है, कितना एथिकल है कितना नहीं, सुसाइड, एबॉर्शन, इस तरह के नए नए मुद्दे आ गए जिनके ऊपर लोग बात करने लगे, यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु, ठीक है। तो कई अलग सोशल एंगल शुरू हो गए जो पहले कभी जिसकी बात नहीं होती थी वो अब आ गए और वो हम लोगों को अफेक्ट करने लग गए, है ना। कंटेम्प्रेरी में भी आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो सती वाला हो गया टाइम, वो सब कंटेम्प्रेरी में ही आता है जितना हम लोग इस एरा में देखते हैं। तो ये नोट कर लिया तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ एथिक्स। जब स्पेस से कोई ह्यूमंस को देखेगा, बाहरी स्पेस से, क्या करते हुए देखेंगे? ऐसे आउटर स्पेस से हम देख रहे हैं ह्यूमंस को, क्या करते हुए दिखेंगे? कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग ड्राइव कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग तैर रहे हैं, दिखेंगे ना, अलग अलग इस तरह की एक्टिविटी करते हुए। कुछ लोग लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ह्यूमन एक्शन या एक्शंस ऑफ ह्यूमन? अभी जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई, ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति को ऊपर से दिख रहा है आप लोग करते हुए या दूर से जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो ह्यूमन एक्शन है या एक्शन ऑफ ह्यूमन?
करेक्ट, वो एक्शन ऑफ ह्यूमन है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद करते हो, ठीक है, यानी आप उसमें एफर्ट डाल रहे हो। चलने के बारे में सोचते थोड़ी हो, इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं चलता भी जा रहा हूँ, है ना, बट क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं अब मुझे राइट लेग इधर रखना है, अब लेफ्ट लग रहा है, नहीं सोचा। आप भी अभी क्लास के बाद बाहर निकलोगे तो आप सोच के क्या कर रहे हैं कि हाँ साइकिल उठानी है, ये आपने सोचा, लेकिन चलते हुए गए ना पैदल, वो क्या है, जो पैदल चल के गए वो एक्शंस ऑफ ह्यूमन है। और जाके तुमने साइकिल उठाई क्योंकि तुम सोच के गए साइकिल उठानी है, साइकिल उठा के घर जाना है, वो ह्यूमन एक्शन है। घर जाना ही तुम्हारा ह्यूमन एक्शन है, लेकिन रास्ते में जो गाड़ियाँ आ रही है उससे इधर उधर बचे, वो तो नेचुरल है। सामने से गाड़ी आ रही है, आप अपनी साइकिल को लेफ्ट ले जाओगे, ठीक है, वो एक्शन ऑफ ह्यूमन है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? जब कोई काम हम इंटेंशनली करते हैं, सोच समझ के करते हैं, तो वो ह्यूमन एक्शन हो जाता है, और उसको हम वॉलंटरी एक्शन भी कहते हैं। और यही आपका स्कोप ऑफ एथिक्स है। स्कोप का मतलब होता है दायरा। हम एथिक्स में क्या पढ़ेंगे, क्या दायरा है एथिक्स का? तो दायरा क्या है? वॉलंटरी एक्शंस। कोई व्यक्ति सो रहा है, उसके बारे में नहीं एनालाइज करेंगे कि ये गुड है या ये गुड सो रहा है या बैड सो रहा है, ये राइट सो रहा है या रॉन्ग सो रहा है। वो इस करवट सो रहा है तो उसकी एनालिसिस नहीं करेंगे कि देखो ये तो पेट के बल सोता है तो ये राइट है और ये रॉन्ग है, नहीं, क्योंकि वो वॉलंटरी एक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप चोरी कर रहे हो, जैसे हमने पहले वो एग्जाम्पल दिया था, परिवार में कुछ खाने को नहीं है, उसने जाके डब्बा उठा लिया, ये उसने सोच समझ के करा, नींद में नहीं करा, तो ये ह्यूमन एक्शन है, इंटेंशनल है, वॉलंटरी एक्शन है, इसीलिए ये एथिक्स के स्कोप में आता है। क्लियर? नोट कर लो ये वर्ड्स। तो यही स्कोप ऑफ एथिक्स है। एनी एक्शन डन बाय ह्यूमन बीइंग्स इंटेंशनली, और उस इंटेंशनल एक्शन को हम कब स्टडी करेंगे? रिफ्लेक्टिव मोड में, बताया था मैंने, उसी समय नहीं, रिफ्लेक्टिव मोड में। वो एक्शन हो गया तब हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। क्या रिफ्लेक्ट करेंगे? गुड और बैड, राइट या रॉन्ग। तो डेफिनेशन हो गया, इवोल्यूशन आपको पता चल गया, ठीक है, किस तरीके से। सबसे पहले स्टोन एज, मिडिवल, अर्ली मिडिवल, लेट मिडिवल, देन मॉडर्न एंड देन कंटेम्प्रेरी। ये इवोल्यूशन हो गया, स्कोप हो गया। अब हम आते हैं टाइप्स। क्लियर? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स मतलब बताओ क्या लग रहा है इसमें, क्या होगा, क्या पढ़ेंगे इसमें? थ्योरी पार्ट तो ये पूरा ही चल रहा है, हम लोग अगले कई हफ्तों तक थ्योरी पढ़ रहे हैं एथिक्स के बारे में, बट एथिक्स का एक टाइप है डिस्क्रिप्टिव। सर जो भी एक्शन ह्यूमन एक्शन है, गुड या बैड जो स्टडी में करते हैं, उसके पीछे जो डिस्क्रिप्शन हुआ कि अच्छा है, नहीं उसने ऐसा क्यों किया, नहीं, वो आगे आएगा, मेटा में आएगा, मेटा और उसमें आएगा। डिस्क्रिप्टिव में बताओ।
नहीं, डिस्क्रिप्टिव देखो बिल्कुल सिंपल है। डिस्क्रिप्टिव का सिंपल सा मतलब होता है कि हमें अपने वैल्यूज़ उसमें नहीं डालने हैं। हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन देना है इवेंट का, ठीक है, न्यूट्रली उसको स्टडी करना है। एक व्यक्ति बहुत गरीब है, वो अपने घर में उठा, उसने देखा कि बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, करा रहे हैं। वो बगल की दुकान पे गया, बगल की दुकान में एक बहुत बड़ी दुकान थी, वहाँ पे 4 कंटेनर दूध के रखे हुए थे, वो एक उठाकर ले आया। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। हमने उसको चोर नहीं बोला, हमने उसमें वैल्यू नहीं डाली। वैल्यू मतलब कि हम उसको जज कर रहे हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं कि नहीं ये गलत करा इसने, इसको ये नहीं करना, या हम सही बोल रहे हैं उसको, ये भी हो सकता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत सताया हुआ था, बहुत गरीब था, इसने कर दिया तो कोई बात नहीं, ये सब नहीं करना। तो डिस्क्रिप्टिव इज अ टाइप्स ऑफ एथिक्स जहाँ पे हम वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है वैल्यू फ्री अप्रोच। इसको कहा जाता है एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। दो चीज़ें डिस्क्रिप्टिव के लिए यूज़ होती हैं, दोनों का मतलब समझ लीजिए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू फ्री अप्रोच का मतलब है कि एक इस तरीके से किसी भी इंसिडेंट को देखना जिसमें हम अपनी सही गलत की पहचान उस पर ना करें। जो इंसिडेंट जैसा हो रहा है हम उसको वो बताएंगे, ठीक है। हम ये नहीं बताएंगे, जजमेंट नहीं करेंगे उसमें ये सही है गलत है, ऐसा करना चाहिए था, हमारे संस्कार में तो ऐसा होता है, इस कल्चर में तो ऐसा होता है ना। यहाँ तक कि सभी को भी अगर हम डिस्क्रिप्टिव वाले में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ठीक है, तस्वीर होती थी डेथ होने के बाद वो ये होता था। बिल्कुल वैल्यू फ्री अप्रोच, इसको एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, यानी हम उसमें हैं जो डेटा है, डेटा को रख रहे हैं सामने, ठीक है। साइंस में एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन उसकी हो रही है, जो डेटा था हमने वो चीज़ आपके सामने रख दी, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर। जबकि जब हम नॉर्मेटिव में आते हैं तो नॉर्मेटिव बना है नॉर्म्स शब्द से, ठीक है, नॉर्म्स से नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव में हम लोग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स। जैसे इसके लिए वैल्यू फ्री अप्रोच था, इसके लिए एक शब्द यूज होता है प्रिस्क्रिप्टिव। क्या मतलब हुआ इसका? प्रिस्क्रिप्शन देने का क्या मतलब होता है? कौन देता है प्रिस्क्रिप्शन? डॉक्टर। क्या लिख के देता है? दवा लिख के प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो इसी तरह कुछ लोग समाज में भी प्रिस्क्रिप्शन बांटते फिरते हैं, है ना, हर चीज़ पे। घर से बाहर निकल रहे हो तो ये कपड़े पहन के निकलो, सर ढक के निकलो, ठीक है, और मंदिर में मत जाओ उस पीरियड्स के टाइम पे। ये सब क्या है? प्रिस्क्रिप्शन ही तो है। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में तो ये नहीं बट रहा था, ठीक है। लड़की घर से बाहर निकल रही थी, माँ ने पूछा ठीक है कहाँ जा रही हो? कॉलेज। ठीक है जाओ, खत्म। कितने बजे आओगे? डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या हुआ? लड़की घर से बाहर निकली, किसके साथ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और सिर्फ पूछना नहीं, बताना भी, प्रिस्क्रिप्शन देना। तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? तुम उसके साथ जाओ। तुम ये पहन के क्यों जा रहे हो? तुम ये पहन के जाओ। तो पूछने तक तो ठीक था, आप फैक्ट्स पूछ रहे थे, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच था। फैक्ट पूछ रहे थे, कितने बजे आओगे? अच्छा ठीक है, रात को 9 बजे आ जाओगे, पार्टी से वापस आ जाओगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव में प्रिस्क्रिप्शन शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं 9 बजे आना तो गलत है, बजे ही आओ। तो ये नॉर्मेटिव तरीका है एथिक्स से डील करने का। सोसाइटी का कोई एग्जाम्पल दीजिए जिसमें नॉर्म्स बताए जाते हों, किसी भी एक्शन को नॉर्म्स के हिसाब से जांचा जाता हो। बताइए, जल्दी सोचिए।
मैरिज कैसे? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। एंड प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच जब और खतरनाक हो जाता है कई बार, तो वो पनिशमेंट भी देने लगता है। एग्जाम्पल, खप पंचायत बैठ रहा है ना फिट। एग्जाम्पल, खप पंचायत सुना है ना? खप सुना है ना? खप नहीं सुना? खप पंचायत क्या होता है नहीं पता? हरियाणा में होती है, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की तरफ होती है खप पंचायत। मैरिज को लेके ही होता है कि इस गोत्र के लोग अगर इसी गोत्र में या फला से ही शादी करेंगे और वो पंचायत तय करती हैं, और अगर नहीं मानो तो यहाँ तक कि लड़कियों को मार भी दिया जाता है, जला भी दिया जाता है। उस तरह के इंसिडेंट्स भी हुए हैं। तो यानी पहले तो प्रिस्क्रिप्शन दिया और फिर पनिशमेंट भी देना शुरू कर दिया। पहले तो प्रिस्क्रिप्शन दिया कि रात को 10 बजे तक लौट आओ, नहीं लौट पाए तो उसको 2-3 लगा भी दिया। पहले तो प्रिस्क्रिप्शन दिया कि हॉस्टल गेट बंद हो जाएगा, लेकिन लड़की नहीं लौट पाई तो उसको हॉस्टल से निकाल भी दिया। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन और पनिशमेंट भी इसी में नॉर्मेटिव में आ जाता है। यानी एथिक्स को डील करने का एक तरीका है डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे हम सिर्फ इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उसमें कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, हम कुछ पैमाना या कोई मानक तय नहीं कर रहे हैं। दूसरा नॉर्मेटिव, जहाँ पे हम प्रिस्क्रिप्शन बता रहे हैं हर चीज़ का, ये होना चाहिए, पति मर गया चलो तुम कूदो सती हो जाओ, प्रिस्क्रिप्शन है, नहीं होगी तो हम तुम्हें जबरदस्ती कर देंगे, पनिशमेंट है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मेटिव तरीका हुआ। मेटा में क्या होता है? मेटा एथिक्स किसे कहते हैं? मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब परे, यानी वो एक तरीके से चीज़ों को बड़े एस्पेक्ट में देखता है। जो काम नॉर्मेटिव वाले बता रहे थे, रूल बता रहे थे ना, तरह तरह के रूल बता रहे थे नॉर्मेटिव थ्योरी में, उनकी एनालिसिस मेटा में होती है। ठीक है, कि ये रूल कैसा है। यानी एग्जाम्पल ले लो, सती वाला एक रूल है, तो नॉर्मेटिव वाले जो लोग होंगे वो उस रूल को फॉलो करेंगे। हमारे घर में सती रूल फॉलो कहेंगे, उसके पीछे नहीं सोचेंगे कभी कि क्यों होता है फॉलो, कब से शुरू हुआ, पहली बार कब हुआ था, क्या रीज़न था, इससे क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्यों करना चाहिए, इस पे नहीं जाएंगे। वो सिर्फ फॉलो करते हैं रूल। लड़कियों को 8 बजे आ जाना चाहिए तो आ जाना चाहिए, भाई क्यों? तो वो जो क्यों वाला सवाल है, यानी बियॉन्ड, उन रूल्स के बियॉन्ड जाओ, प्रश्न उठाने वाला चीज़, उसके बारे में जब हम इंक्वायरी करते हैं तो हम मेटा के फील्ड में आ जाते हैं। ठीक है, तो मेटा के लिए कहा जाता है कि जो थ्योरीज नॉर्मेटिव वाले में हमने पढ़ी, उनकी वैलिडिटी चेक होती है मेटा में। ठीक है, इसके लिए शब्द है वैलिडिटी चेक होती है। ये कुछ वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपके आंसर्स में आने चाहिए। एक है आपने कंसेप्ट समझ लिया, दूसरा है कंसेप्ट समझने के बाद उन शब्दों का भी प्रयोग करिए अपने आंसर में। ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्टिव वाले में इट्स अ वैल्यू फ्री अप्रोच, आप मतलब समझ गए वैल्यू फ्री अप्रोच का, लेकिन शब्द ये यूज़ करिए। ठीक है, मैं इसीलिए जरूरी वाले शब्द लिख रहा हूँ, बाकी आपको समझा रहा हूँ कि मतलब क्या है, लेकिन वर्ड्स ये जरूर आंसर्स में यूज़ करिए अपने। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव हार्श फॉर्म में पनिशमेंट, नॉर्मेटिव में, मेटा में वैलिडिटी चेक हो रही है किसकी, जो थ्योरीज नॉर्मेटिव में चल रही थी। ठीक है, एंड देन फाइनल होता है आपका अप्लाइड एथिक्स। तो बड़ा क्लियर है, नाम से पता चल रहा है क्या, कि डे टू डे सिचुएशन में हमारे सामने जो एक्शंस हो रहे हैं उस पर हम कैसे थ्योरीज को अप्लाई कर पा रहे हैं, वो अप्लाइड एथिक्स है। ठीक है, जिसमें हम आगे चल के अब देखते हैं बायो एथिक्स हो जाता है, यानी मनुष्य के बर्थ को लेके, मनुष्य की डेथ को लेके कई एथिकल क्वेश्चन है। एबॉर्शन बर्थ को लेके क्वेश्चन है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसको राइट है, क्या एक मदर को राइट है एबॉर्शन करने का, नहीं है, क्वेश्चन है ना, ये
सवाल है ना। तो ये बायो एथिक्स हो जाता है। डेथ को लेके क्या एथिक्स है? सुसाइड है, यूथनेसिया है, कोई बहुत बीमार है, पेन में कराह रहा है, क्या हमें उसको ख़त्म कर देना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कुछ कंट्री में लीगल है, दर्द सह रहा है वो, उसका दर्द ख़त्म करो ना। क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत, अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे वाली क्लासेस में। तो बर्थ को लेके, डेथ को लेके, वॉर को लेके, ठीक है, यूज़ ऑफ फोर्स को लेके एथिक्स होता है। कुछ लोग कहते हैं रशिया ने सही करा, पढ़े होंगे आपने आर्टिकल्स, बहुत टाइम से चल रहा था, वो जो रीजन जहाँ पे उसने अटैक करा वो बहुत टाइम से कल्चरली रशियन टाइप के ही थे, वहाँ के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही थी, यूक्रेन उनको ज़बरदस्ती अपने में रखे हुए था, वहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस को दबाया जा रहा था, तो बिल्कुल अपने में मिला लिया। ये एक लॉजिक है। दूसरी लॉजिक क्या है कि नहीं, जब तक वो यूक्रेन के साथ थे वो लोग खुद डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सही तरीके से डिसाइड करते, तो ये वार के एथिक्स हो गए, ठीक है ना। तो अप्लाइड एथिक्स में इस तरह की चीज़ें आती हैं। स्टूडेंट के क्या एथिक्स होते हैं अप्लाइड एथिक्स में? क्या डायलेमा होता है स्टूडेंट के? वो भी अप्लाइड में आएगा। एथिक्स तो हर जगह है ना, स्टूडेंट के होंगे, टीचर के अपने एथिकल प्रॉब्लम्स होंगे, ऑफिसर्स के, सिविल सर्वेंट्स के हम पढ़ेंगे वो अलग होते हैं, डॉक्टर्स के अपने एथिकल प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना। तो सबके जो हम पढ़ते हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में वो अप्लाइड होते हैं। मदर के भी होते हैं, फादर के भी होते हैं, ठीक है ना। बच्चों को कितना मार के पढ़ाएं, एथिकल डायलेमा है या नहीं? कुछ बच्चों के पेरेंट्स बहुत मार के पढ़ाते हैं, पर्पस उनका अच्छा है, मकसद अच्छा है, लेकिन वो मार का भी सहारा लेते हैं। कुछ पेरेंट्स नहीं मारते हैं, बिल्कुल होते हैं ना कि वे मारेंगे नहीं बच्चे को, प्यार से समझा के पढ़ाएंगे। दोनों पेरेंट्स का पर्पस सेम है कि बच्चा अच्छा हो जाए, हमारा समझ जाए बात को, लेकिन तरीके अलग हैं, तो वो भी इसमें आएगा। वो पेरेंट्स का एथिक्स है, उनका एक्शन है मारना, राइट, विलफुल एक्शन है, डेलिबरेट एक्शन है, वो चलने वाले टाइप का नहीं है, सोच के मारा उन्होंने, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसे चलते फिरते मार दिया बच्चे को, ठीक है, सोच समझ के मारा कि आज होमवर्क नहीं करा है। अब हम देख सकते हैं वो एक्शन राइट में आएगा या रॉन्ग में। तो ये सब हम अप्लाइड एथिक्स में पढ़ते हैं। एक मदर के डायलेमा, एक फादर के डायलेमा, एक बड़े भाई के डायलेमा होते हैं। थोड़ा सा पैसा बचा है बड़े भाई के पास, छोटे भाई की स्कॉलरशिप के लिए भेजे या अपनी नई किताब के लिए रखे, है ना डायलेमा। तो इस तरह के डायलेमा सब अप्लाइड उसमें आते हैं, जो हम अप्लाइड वाले में पढ़ेंगे। तो ये आपके 4 पार्ट हो गए एथिक्स के। तो हम लोगों ने आज अपना फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करा है GS 4 पेपर में, उसमें ये 4 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। एक बार चारों चीज़ों को 2 मिनट सोच लीजिए जब तक मैं बोल रहा हूँ। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, इवोल्यूशन में, स्कोप में, टाइप्स। राइट, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। टाइप ऑफ एथिक्स हो गए, अब हम इसके आगे देखेंगे। ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, मैं इसको देख रहा था, तो 2 या 3 क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर एटीट्यूड का है, उसके ऊपर जाएंगे। तो जैसे जैसे हम एथिक्स पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ के हर मोमेंट में एथिक्स होता है। सिर्फ हम लोग